चीन भारत के ऊपर हमला करता है तो क्या भारत खुद को बचाने में सक्षम है? आज हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के चैनल इंडिया टॉक्स पे। बॉर्डर के ऊपर जिस हिसाब से हालात बदल रहे हैं वो सब अच्छी तरफ इशारा नहीं कर रहे हैं और जैसे भारतीय सेना अपने ठंडी के सीजन के लिए साजो सामान बढ़ा रही है, इसको देख के लगता है कि ठंडी के सीजन में इस बार किसी बड़े जंगी होने की संभावना भारतीय सेना को भी बहुत ज्यादा है। तो चलिए हम एक सिनेरियो ले लेते हैं जिसमें हम ये एक्सपेक्ट कर लेते हैं कि भारतीय सेना ऐसे सिचुएशन में भी डिफेंसिव रहेगी और हम इंतजार करेंगे कि चाइना जब तक कुछ ना करे तब तक हम आगे ना बढ़ें। तो ऐसे में चीन भारत के ऊपर इसी ठंडी के सीजन में कभी हमला करता है तो क्या भारत चीन के अटैक को रोक पाएगा? जानेंगे कि भारत कैसे रोकेगा अपने ऊपर हुए चीन की तरफ से किसी भी हमले को। अगर हम भारत और चीन के बॉर्डर को देखें तो ये 3 हिस्सों में डिवाइडेड है। एक है वेस्टर्न हिस्सा जो कि लद्दाख का है, दूसरा सेंट्रल हिस्सा जिसमें सिक्किम और उत्तराखंड के इलाकों को भी लिया जाता है और तीसरा माना जाता है ईस्टर्न हिस्सा जिसमें अरुणाचल प्रदेश आता है। जैसे अभी जिस हिस्से में विवाद चल रहा है वो है लद्दाख का हिस्सा यानी वेस्टर्न हिस्सा। इससे 2 साल पहले जब डोकलाम विवाद हुआ था वो हुआ था सेंट्रल हिस्से में यानी सिक्किम और भूटान के बॉर्डर के इलाके में। लेकिन चीन की जहाँ पे नज़र हमेशा से गड़ी हुई है वो है ईस्टर्न इलाका यानी अरुणाचल प्रदेश का इलाका। चीन अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत का हिस्सा मानता है, इसलिए उसका मानना है क्योंकि उसका तिब्बत के ऊपर कब्जा है यानी बाप के ऊपर कब्जा है तो बच्चे के ऊपर भी अब चीन का ही कब्जा होगा और इसी हिसाब से अरुणाचल प्रदेश के ऊपर उसकी आंखें 1962 के पहले से ही लगी हुई हैं। हम बात करेंगे आर्मी की, क्योंकि अगर किसी भी देश को दूसरे देश की ज़मीन हथियाना हो तो उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं वो है ग्राउंड फोर्सेस। और चीन सदियों से ही दुनिया की 2 सबसे बड़ी ताकतें रही हैं। बड़ी महाशक्ति होने के बावजूद भी और दोनों एक दूसरे के बिल्कुल आसपास होने के बावजूद भी एक बार भी भारत और चीन के बीच कोई भी मिलिट्री कांटेक्ट नहीं हुआ है, यानी भारत और चीन के बीच कभी भी आज से पहले युद्ध ना देखा गया है आज़ादी से पहले। इसके पीछे जो सबसे इम्पॉर्टेंट वजह था वो है भारत और चीन के बीच का बफर जोन जिसे तिब्बत कहा जाता है। यानी तिब्बत एक ऐसा लैंडमास था जिसे पार कर पाना बहुत मुश्किल है किसी भी सेना के लिए। उस समय भी उतना ही मुश्किल था जितना आज है। भारत और चीन दोनों के ही राजाओं के पास इतनी बड़ी बड़ी सेनाएं होने के बावजूद भी कभी भी ना भारत ने चीन के ऊपर आक्रमण किया है ना चीन ने कभी भी भारत के ऊपर आक्रमण करने की कोशिश की थी। अगर भारत और चीन के बीच कोई भी युद्ध होता है तो इस युद्ध में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जो निभाएंगे वो है हिमालय और तिब्बत के ये इलाके। सेना अगर भारत के ऊपर आक्रमण भी करती है और भारत में घुसने का इरादा भी बना लेती है तो वो सिर्फ इन जो बॉर्डर के इलाके हैं यानी जो लद्दाख के, अरुणाचल प्रदेश के और सिक्किम के इलाके हैं बस यहीं तक ही रिस्ट्रिक्टेड रह पाएगी। चीन की सेना इससे बहुत ज़्यादा आगे भारत के अंदर नहीं बढ़ पाएगी। पहली बात तो ये है कि भारत के जितने भी सैन्य साजो सामान है वो सब चाइना के बॉर्डर के पास ही स्थित है, क्योंकि भारत की जो मेन बेसेस है वो यहीं पर स्थित है। तो जैसे ही चीन की सेना इन इलाकों को पार करेगी उसे मेजॉरिटी ऑफ इंडियन फोर्सेस का वहीं पर सामना करना पड़ेगा, जिसमें साबित है कि चीन की हार होगी। इतिहास को देखें तो इन इलाकों में जितने भी युद्ध होते हैं वो सीमा के पास ही रेस्ट्रिक्टेड रहते हैं। अभी जो लड़ाई है वो सीमा के पास के जो इलाके हैं उन्हीं को हथियाने की है और इनमें भी जो लड़ रहे हैं वो फॉरवर्ड बेसिस पे जो डिप्लॉयड सैनिक है वही गिने चुने सैनिक ही आपस में लड़ रहे हैं या लड़ने वाले हैं। चाइना को भारत के ऊपर आक्रमण करना है या भारत के मेन लैंड में घुसना है तो इन गिने चुने सैनिकों के बदौलत वो कुछ नहीं कर पाएगा। उसे अपने मेजॉरिटी ऑफ सैनिकों को भारत की तरफ भेजना पड़ेगा, यानी जितने भी सैनिक जो चाइना के मेन लैंड में मौजूद है उन्हें तिब्बत के पठार को पार करते हुए भारत चीन सीमा के पास आना पड़ेगा। बहुत बड़ी और मुश्किल प्रक्रिया है ये, इतना लंबा प्रक्रिया है, इतने ज़्यादा सैनिकों को इतने दूर तक ट्रैवल करवा पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है और कोई भी देश ऐसा बड़ा टारगेट कभी भी नहीं ले पाएगा जिसे पाना इतना मुश्किल हो। वो आसानी से अपने सैनिकों को या मुश्किल से अपने सैनिकों को इन इलाकों में पहुंचा भी देते हैं तो यहाँ पे भारत से उन्हें लड़ने के लिए बहुत ही ज़्यादा साजो सामान की ज़रूरतें पड़ेंगी जिनको बार बार चाइना से ला के यहाँ पे देना पड़ेगा। और उसके बाद जैसे ही ठंडी का सीज़न आता है इस इलाके का हालात इतना ज़्यादा दुर्गम हो जाता है कि चाइनीज़ सैनिक जो यहाँ पे हमेशा नहीं रहते हैं वो टिक ही नहीं पाएंगे। अपने जितने भी सैनिकों को मेन लैंड से उठा करके लाएगा जिनको इस इलाके में रहने का आदत नहीं है वो बहुत ही जल्दी अपने आप ही मारे जाएंगे, वो यहाँ पे टिक ही नहीं पाएंगे भारतीय सैनिकों के सामने। सिर्फ आर्मी का इस्तेमाल करके भारत के अंदर घुसना चीनी सेना के लिए नामुमकिन है। अब हम बढ़ चलते हैं एयरफोर्स की तरफ और देखते हैं दोनों सेनाओं की एयरफोर्स एक दूसरे से किस तरीके से लड़ेंगी। वायुसेना की बात करें तो वायुसेना में एक सिंपल सा हिसाब है कि जो भी देश पहले अटैक करता है उसको बहुत ज़्यादा एज मिल जाता है,
क्योंकि जो भी देश पहले अटैक करेगा, इस सिचुएशन में हम मान ले रहे हैं कि चीन हमारे ऊपर हमला कर रहा है, तो इस सिचुएशन में चीन को हमसे ज़्यादा बेहतर एज मिलेगा, क्योंकि वो पहले घुस करके हमारे जो फॉरवर्ड एयर बेसेस है उनको तबाह कर सकता है। हमारे फॉरवर्ड एयर बेसिस चीन स्टार्टिंग में ही तबाह कर देता है, जैसे 1965 के युद्ध में हुआ था। तो हो सकता है भारतीय जो एयरफोर्स है वो स्टार्टिंग के कुछ दिनों तक ऑपरेट ना कर पाएँ, उनको ये बेसिस को ठीक करने में काफ़ी समय लग जाए और ऐसे में जो चीन की सेना है उसको थोड़ा सा अपर हैंड मिल जाए। 1965 ही इस बात का गवाह है कि इस सिचुएशन में भी भारतीय सेना को रोक पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि भारतीय वायु सेना ने ऐसे एयर बेसिस को बहुत जल्दी ठीक कर लिया था और उसके ऊपर पाकिस्तान के ऊपर हावी होकर बांग्लादेश को आज़ाद करवा दिया था। तो अगर चीन इस स्ट्रेटेजी के ऊपर पूरी तरीके से बेस करके अपने फोर्सेस को भेजता है तो ये कुछ दिनों तक तो चल सकता है, लेकिन उसके बाद भारतीय वायुसेना वापस आ जाएगी मैदान में। आज के हालात ऐसे हैं कि भारतीय वायुसेना को इतने दिन रुकना भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि भारत ने अपने अच्छे खासे जो एयर के फ्लीट हैं उनको सेंट्रल इंडिया और सदर्न इंडिया में रखा हुआ है, ताकि अगर नॉर्दर्न एयर बेसेस से उनको तबाह भी कर दिया जाए तो पीछे से जो हमारे एयरफोर्स हैं यहाँ से जा करके चीन को मुंहतोड़ जवाब दे सकें। दूसरी तरफ अगर भारत यही सेम स्ट्रैटेजी चीन के ऊपर अप्लाई करता है तो चीन की हम कमर तोड़ सकते हैं, क्योंकि चीन के जितने भी मेजर एयर बेसेस है, चाहे होतान हो या लासा हो, ये सब बॉर्डर के बहुत करीब है और भारतीय सेना अगर एक बार इनको पूरी तरीके से तबाह कर सकती है तो उसके बाद चीन पैरालाइज्ड हो जाएगा। इसके बाद चीन के जितने भी मेजर जो एयरफोर्स के फ्लीट हैं वो मेनलैंड चाइना यानी चाइना के जो ईस्टर्न थिएटर कमांड है वहाँ पर मौजूद है, यानी बीच में और कुछ भी नहीं है। तो एक बार इधर वाले तबाह हो गए तो चाइना को अपने मेनलैंड से फाइटर जेट्स को यहाँ पे मूव करना और फिर इंडिया पे अटैक करना बहुत बड़ा और मुश्किल टास्क है, जिसको करने में समय भी लगेगा, जो कि भारतीय वायुसेना को एक बहुत बड़ा एज दे देगा। आपने कई बार हमारे ही वीडियोस में और कई सारे वीडियोस में ये सुना होगा कि जो लासा का या जो होतान एयर बेसिस का हाइट है, इन जनरल जो तिब्बत का हाइट है वो इतना ज़्यादा है कि यहाँ से जितने भी एयरक्राफ्ट टेक ऑफ करते हैं वो आधे कैपेसिटी के साथ ही टेक ऑफ करते हैं। यहाँ अपने फुल वेट के साथ टेक ऑफ करना बहुत मुश्किल है, इसलिए उन्हें आधा फ्यूल रखना पड़ता है, जिससे उनका वजन हल्का हो जाता है। तो आधा फ्यूल रखने की वजह से वो आधा ही समय तक उड़ सकते हैं और इसी हिसाब से उनको आधा ही वेपन्स रखना पड़ता है। दूसरी तरफ भारतीय एयरफोर्स के जितने भी फाइटर जेट्स हैं ये अपने पूरे कैपेसिटी के साथ उड़ सकते हैं, अपने पूरे फ्यूल पूरे ताकत के साथ चीन के ऊपर हमला कर सकते हैं। चाइनीज़ एयरफोर्स को इंडियन एयरफोर्स से कंपेयर करते हैं तो हम J-20 जैसे एयरक्राफ्ट को बीच में ले आते हैं जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं है, लेकिन जब हम रियलिटी में इन दोनों की वायु सेनाओं को कंपेयर करते हैं तो हमें उन एयरक्राफ्ट के साथ कंपेयर करना चाहिए भारत का, यानी चीन के ऐसे एयरक्राफ्ट जो कि बॉर्डर के पास मौजूद है, जो कि उनके वेस्टर्न थिएटर कमांड में मौजूद है, जिनका इस्तेमाल वो करेगा भारत से लड़ने के लिए। कमांड में चीन ने अपने J-20 फाइटर जेट्स नहीं रखे हैं, क्योंकि उसे मालूम है कि अगर ये युद्ध में जाते हैं तो पहले ही बार में मार खा के वापस आ जाएंगे और चीन की पूरी दुनिया में किरकिरी हो जाएगी। भारत के साथ लगने वाली अपनी सीमा में जिन एयरक्राफ्ट को मेजॉरिटी में रखा है वो हैं J-7, J-10, J-11, यानी जितने भी हैं वो भारत के सुखोई के मुकाबले बहुत ही पीछे एयरक्राफ्ट्स हैं। हम अगर सुखोई और MiG-29 को ही इस इलाके में ले जाएं तो इनकी काबिलियत चाइनीज़ एयरक्राफ्ट से काफ़ी ज़्यादा है। तो अगर किसी एक मामले में थोड़ा सा एज मिल सकता है तो वो है चाइना की UAV के फ्लीट। चाइना के पास जो UAVs यानी ड्रोन का फ्लीट है वो भारत से काफ़ी बड़ा है, भारत के पास लगभग ना के बराबर का है। जो UAVs है जिनका अगर टोटल हम नंबर निकालें तो वो लगभग 60-70 के आसपास हैं, वो थोड़ी बहुत यहाँ पे काम कर सकते हैं, जिसमें भी ज़्यादा फ़ायदा नहीं मिला क्योंकि इन UAVs को मार गिराना बहुत आसान है भारत के डिफेंसेस के लिए। ने अपना बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट अपने रॉकेट्स के ऊपर किया है। चाइना ने रशिया से सीखते हुए अपना एक बहुत बड़ा जो इन्वेस्टमेंट है या अपनी बहुत बड़ी ताकत है वो अपने रॉकेट्स के ऊपर और रॉकेट डिवीज़न के ऊपर लगाया हुआ है। लेकिन इस सिचुएशन में भारत को चाइना के रॉकेट डिवीज़न से भी डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि भारत चीन में नहीं घुस रहा है। इस सिचुएशन में हम ऐसा मान रहे हैं कि चीन भारत में घुस रहा है। चीन की ये जो रॉकेट वाली सेना है जिसके ऊपर वो बहुत ज़्यादा खर्चा करता है, ये चाहती है अगर इस युद्ध के सिचुएशन को बदलना सरफेस टू एयर मिसाइल्स को छोड़ करके, तो ऐसे में भारत अपने ब्रह्मोस की फ्लीट का मदद लेगा जो कि अरुणाचल प्रदेश के आसपास स्थित है। और भारत के कई सारे ऐसे मिसाइल हैं अग्नि सीरीज़ के जो कि रेडी है इस एरिया में, जो कि आसानी से कहीं भी चाइना में पहुँच सकते हैं। इनकी सेना अगर चाहे भी तो इन मिसाइल का भी इस्तेमाल करके भारत के ऊपर अपनी बढ़त को हासिल नहीं कर सकती है। सिर्फ नंबर्स की बात करें तो चाइना का जो वेस्टर्न थिएटर कमांड है जो भारत से लगी सीमा को संभालता है, उसके पास 150 फाइटर जेट्स हैं लगभग इसी के आसपास। वहीं दूसरी तरफ भारत के अगर हम ईस्टर्न एयर कमांड की बात करें तो यहाँ पे 101 फाइटर जेट है जो कि चीन के लिए भारत ने बिल्कुल सजा करके रखे हुए हैं। मैंने आपको पहले बताया चीन के पास बस यही 150 हैं भारत से मुकाबला करने के लिए, लेकिन अगर भारत के ये 100 कम भी पड़ते हैं तो भारत को अपने सेंट्रल पार्ट से या अपने सदर्न पार्ट से एयरक्राफ्ट को यहाँ तक लाने में बहुत ही कम समय लगेगा। एक फाइटर जेट
कुछ ही मिनटों में या कहने कुछ ही घंटों में आराम से साउथ इंडिया से लेकर के इन इलाकों में पहुंच सकता है। उसके कंपैरिजन से हमें ये समझ में आता है कि एयरफोर्स के इस्तेमाल से एक सेना दूसरी सेना के ऊपर बढ़त तो बना सकती है, लेकिन एयरफोर्स में इस इलाके में ऑपरेट करने की इतनी भी ज़्यादा क्षमता नहीं है कि इसके मदद से किसी भी युद्ध के हार और जीत को तय किया जा सके। इनकी सेना अगर ऐसा सोचती है कि वो एयरफोर्स के इस्तेमाल से इस इलाके में भारत को हरा देगी या भारत के अंदर घुस जाएगी, तो चीन का ये प्लान बहुत बुरी तरीके से फ्लॉप होने वाला है। बात करते हैं नेवी की। नेवी बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट होने वाला है, क्योंकि अगर हम शेयर नंबर्स की बात करें तो चाइना की नेवी बहुत बड़े तरीके से भारत को आउट नंबर कर देती है। लोग ऐसा कहते हैं कि चाइना की नेवी अब इतनी ताकतवर बन चुकी है कि वो किसी मामले में अमेरिका से भी लड़ सकती है। यानी अगर एयरक्राफ्ट कैरियर के नंबर्स को छोड़ दें तो बाकी हर चीज़ में वो अमेरिका से कंपेरेबल है और भारत को तो बहुत इजीली पीछे छोड़ देती है। यहाँ पर एक ट्विस्ट है, क्योंकि नेवी के मामले में किसके पास कितने ज़्यादा वेसल्स हैं या कितने ज़्यादा एयरक्राफ्ट कैरियर है, इससे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण है वो ये है कि किसके इलाके की ज्योग्राफी कैसा है और किसे कौन से इलाके में युद्ध लड़ना है। भारतीय नेवी की बात करें तो इंडियन नेवी को बहुत क्लियरली पता है कि उसे जिन एरियाज़ को डिफेंड करना है वो है इंडियन ओशियन। उसे अपने जो तीनों इलाके हैं उन्हें डिफेंड करना है और अगर युद्ध ज़्यादा बढ़ता है तो चीन के ट्रेड को यहाँ पे रोकना है। इससे आगे भारतीय सेना जाने की उन्हें ज़रूरत भी नहीं है और वो कभी जाती भी नहीं है। दूसरी तरफ अगर हम चाइनीज़ नेवी की बात करें तो उनका भी यही हिसाब है। उनको इसी तरीके से ट्रेनिंग मिला है कि किस तरीके से साउथ चाइना सी का जो इलाका है यहाँ पर अपने ट्रेड को बचाना है और अमेरिका समेत जितने भी उसके दुश्मन देश है उनसे अपने आप को कैसे डिफेंड करना है। चीन चाहे कितने भी बड़े बड़े झूठ बोल दे, हकीकत ये है कि चाइना की जो नेवी है वो अभी तक इतनी मैच्योर नहीं हुई है कि वो इंडियन ओशियन में आ करके भारत के साथ जंग लड़ ले और भारतीय नेवी को हरा दे। अगर साउथ चाइना सी को डिफेंड करने की बात है तो वो चाइना की नेवी ज़रूर कर सकती है, लेकिन जैसे ही वो इंडियन ओशियन की तरफ बढ़ने की कोशिश करती है तो उसके इतने सारे दुश्मन कंट्रीज़ हैं इंक्लूडिंग वियतनाम, ताइवान, जो कि उसके रास्ते को रोकने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं और इसके साथ साथ 3 अमेरिकन एयरक्राफ्ट कैरियर उसी इलाके में घूम रहे हैं पिछले कई दिनों से। तो चाइनीज़ नेवी के लिए यहाँ से निकल के आगे बढ़ पाना बहुत मुश्किल है। चीन की सेना इन सारे बाधाओं को पार करके भारत के पास पहुँच भी जाती है और कोशिश करती है कि वो पानी से ही भारत की ज़मीन के ऊपर हमला करे, तो भारत में घुसने से पहले उसे अंडमान निकोबार आइलैंड को पार करना होगा, जहाँ पे इंडियन नेवी पूरा अपना गढ़ जमा के बैठ चुकी है। उस इलाके को पार करके भारत तक पहुँचना चीन के लिए नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। यानी उसे जितने भी युद्ध है भारतीय नेवी से इसी इलाके में लड़ना होगा। यहाँ पे चाइना चाहे अपने कितने भी सबमरीन्स को क्यों ना भेज दे चोरी छुपे, भारत के जो PA टाइप पोसाइडन विमान है जो पोर्ट ब्लेयर से हमेशा इस एरिया में निगरानी रखते हैं, वो चीन के एक सबमरीन्स को चुन चुन के मार गिराएंगे। नेवी के इस्तेमाल से भारत के ऊपर चढ़ाई करना, यानी अगर चीन सोचती है कि अपने नेवी का इस्तेमाल करके वो भारत से युद्ध जीत जाएगी, तो ये चीन की बहुत बड़ी गलती साबित होगी। ये था हमारा आज का वीडियो। अगर पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर दे दीजिए। आपके एक लाइक से हमें लगी है कि आपको ये वीडियो पसंद आया, और अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसा ही एक और वीडियो बनाऊँ बहुत ही जल्द, जिसमें हम ये डिस्कस करें कि क्या भारत चीन के ऊपर घुस करके भारत चीन की ज़मीन हड़प सकता है, यानी इसी सिचुएशन को हम उल्टा करके देखेंगे कि क्या भारत चीन के अंदर घुस सकता है। चाहते हैं कि मैं ये वीडियो बनाऊँ तो कमेंट में जाकर के ज़रूर लिखें इंडिया अटैक्स चाइना। इंडियन आर्मी से जुड़े टी-शर्ट्स और हुडीज़ खरीदना चाहते हैं तो आप balidanarmy.com हमारे वेबसाइट पे जा सकते हैं। बलिदान का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट्स में दे दूंगा, यहाँ जाके आप बलिदान को चेक कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।